जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों का पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों का लिए जो अर्थशास्त्र का अभी तक कोई भी वीडियोज़ आप लोगों को मिला नहीं था इकोनॉमिक्स का बढ़िया सा, तो अर्थशास्त्र के लिए भी हम टॉप 40 का सीरीज जो है चालू कर दिए हैं। ये इसका पहला वीडियो होगा। लगातार इसके बाद जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस वीडियोज़ को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम टाइप करके इस वीडियोज़ को प्रमोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से आपका क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा मनुष्य का आर्थिक कार्य। ठीक है, इससे यही तात्पर्य होता है। दूसरा सवाल देखिए हमारा कह रहा है निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? उत्पादन, उपभोग, वितरण या फिर सरकार का गठन। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का गठन का कोई संबंध जो है अर्थशास्त्र से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांख्यिकी का जनक किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल को, ठीक है, याद रखिएगा, सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। बहुवचन में शब्द सांख्यिकी का क्या तात्पर्य है? बहुवचन में शब्द सांख्यिकी का तात्पर्य होता है आंकड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? तो अर्थशास्त्र में जो आंकड़ों का प्रयोग होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है आपसे कि संरचित या फिर परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका प्रकाशित। क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ा जो है संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। तो ये जो व्यक्ति होता है ये कहलाता है आपका अन्वेषक या फिर प्रेक्षक। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो कौन सी विधि में होता है? वैयक्तिक साक्षात्कार में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1951 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण आंकड़े जो होते हैं डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा इसका विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, इसमें कह रहा है कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है वह बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका मात्रात्मक में। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है? तो मिलान चिन्हों की जो गणना होती है वो 2 समूह में की जाती है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बिहार में एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों की वृद्धि में विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले, 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? मात्रात्मक, पाठ्य विषयक या फिर सारणीयक या फिर आरेखीय? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारणीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों में रूप में कक्षा में दिखाती है। वो आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करेगी? तो वो आंकड़ों को जो प्रस्तुत कर रही है वो सारणीकरण में प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कह रहा है, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका कालिक। ठीक है, क्या कहलाएगा? कालिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, काल श्रेणी आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग होता है वो तोरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को और संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम जो आधिकारिक जनगणना हुई थी वो 1951 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। कब किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। देखिए कह रहा है आपसे कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये हो जाएगा आपका, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो ये जो अपनाया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। सही जवाब हो जाएगा आपका, भारत के कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। तो किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन हुआ वो 1935 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा 1948 में की गई। भारत की सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भारत की सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में। कहा गया है आपसे कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई वो 1991 में हुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर डैश पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो किस पे लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है आपको बतानी है। विनिवेश का जो उद्देश्य होता है वो वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार के द्वारा आय एकत्रित करना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, जिसका नाम चेंज हो चुका है, याद रखिएगा। अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है। टाटा स्टील जो है वो लगभग 30 देशों में कार्यरत है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक को जो किस नाम से जाना जाता है, तो IBRD के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।